नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 20 तारीख को 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए जिन जिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होना है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है सारण। 2008 के पहले सारण लोकसभा क्षेत्र नहीं था, ये छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो इसका नाम बदल करके सारण लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें तो 2009 में लालू प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे और आप सब लोगों को पता है कि उसके बाद कन्विक्शन के कारण इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो बाहर हो गए। उस पर लगातार 14 और 19 में राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ से एमपी हैं। जब यह सीट छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर ये बहुत ही ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है। जयप्रकाश जी और राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाने वाला डिस्ट्रिक्ट है ये। 62, 67, 71 में रामशेखर प्रसाद सिंह, उसके पहले राजेंद्र सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, 77 में सबसे पहले लालू यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे। 89 में भी उन्होंने चुनाव जीता, 96 में राजीव प्रताप रूड़ी जीते, 98 में हीरालाल राय, 99 में राजीव प्रताप रूड़ी फिर जीते, 2004 और 9 में लालू प्रसाद जीते। तो इस प्रकार राजीव प्रताप रूड़ी का भी यहाँ से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है और वे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं। मरहोड़ा से जितेंद्र राय जो पूर्व में मंत्री रहे, आरजेडी से हैं। छपरा से बीजेपी की सीट है छपरा। यहाँ से एक ज़माने में उदित राय जी आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता थे, वो चुनाव जीते थे। अब वो वयोवृद्ध हो गए हैं और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी नहीं हैं। वो बिहार सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदि पदों पर रहे। तो अभी सीएन गुप्ता है बीजेपी से। गड़खा एकमात्र रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से आरजेडी के सुरेंद्र राम जी हैं। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, परसा से छोटे लाल राय, ये भी आरजेडी की सीट है। और सोनपुर से यहाँ पर रामानुज प्रसाद यादव आरजेडी के ये सिटिंग एमएलए हैं। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि छपरा आरजेडी का एक गढ़ रहा है। हालांकि यहाँ से लगातार 2 बार से अभी राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के एमपी हैं। लालू प्रसाद जी की कर्मभूमि रही है और छपरा में, सोनपुर में, मलहोड़ा आदि जगहों में जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत कार्य किए और उसी को आज इलेक्शन में उस पर चर्चा भी हो रही है। फिलहाल अगर वर्तमान चुनाव की बात करें तो अभी मुकाबला लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूड़ी के बीच में है। स्क्रूटनी के दिन एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। राजीव प्रताप रूड़ी जी ने क्लेम किया था कि रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए और उन्होंने नागरिकता को लेकर के भी प्रश्न उठाए थे, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के प्रश्न उठाए थे। ये सारे प्रश्न उन्होंने उठाए थे। हालांकि निर्वाची पदाधिकारी ने उसको खारिज कर दिया और रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया। और जहाँ तक मेरी अपनी प्रशासनिक समझ है, चुनावों की समझ है, जो उठाए गए थे सवाल, वो सवाल नॉमिनेशन कैंसिल करने लायक नहीं थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं, जो सब्सटैंशियल एरर होता है उसी में नॉमिनेशन कैंसिल होता है। तो बहरहाल ये एक इनिशियल चीज़ें थी। अब चुनाव बिल्कुल परवान पर हैं और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तूफ़ानी दौरा हो रहा है। सारण में भी उनकी सभा हुई, इसके पहले छपरा में, ये हाजीपुर में सभा हुई और मुजफ्फरपुर में भी उनकी सभा हुई। कल उनका रोड शो था पटना में। तो ये सारी चीज़ें इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हम लोग अपनी चर्चा सारण पर ही केंद्रित रहते हैं। राजीव प्रताप रूड़ी पेशे से पायलट रहे हैं और क्वालिफाइड पायलट हैं। उनके बारे में
छपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आम लोगों से, मैं वहाँ 1-2 दिन था भी, नॉमिनेशन के दिन मैं था वहाँ, रोहिणी आचार्य के समय, उसमें मैंने आपसे बात भी की थी, आपकी रिपोर्टिंग भी की थी। राजीव प्रताप रूड़ी के विषय में एक समझ वहाँ आम लोगों में है कि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड नेता हैं और आम लोगों से बड़ा कम मिलते हैं। कदाचित यही कारण था कि एक मंत्रिपरिषद से भी इनको ड्रॉप किया गया, सिविल एविएशन में ये मिनिस्टर थे, वहाँ से ड्रॉप हुए और इलेक्शन के पहले एक चर्चा बहुत आम हो गई थी कि शायद इनको टिकट नहीं मिलेगा। बहरहाल इनको टिकट मिल गया और ये फ्रे में हैं। हालांकि इन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को अपने खाते में लाने की कोशिश की है, लेकिन एक फैक्टर इनके अगेंस्ट ये जरूर जाता है कि ये बहुत पॉपुलर नेता रहे हों सारण में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो सभा हुई है, आज 13 तारीख है और आज कुछ चरणों का चुनाव भी हो रहा है, कुछ पाँच कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चौथे चरण का। तो आज जो प्रधानमंत्री की सभा हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है और एक फिजा बनने की बात वहाँ पर आ रही है। तो एक नई फिजा वहाँ पर बननी शुरू हो गई है। तो वो फिजा, और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी जिन चीज़ों की चर्चा की है, वे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। अब इसका वोटर्स में क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या असर होगा, ये तो देखना होगा, क्योंकि यहाँ 20 तारीख को चुनाव होना है। लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों को उठाया है प्रमुखता से, पहला आरजेडी का कथित रूप से जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर जो उस वक़्त की स्थिति थी उसके संबंध में बहुत कठोर प्रहार किया। दूसरा, उन्होंने आजकल एक तीनों सभाओं में बहुत प्रमुखता से उठाया कि कांग्रेस ने, या जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं के शब्दों में, कि उन्होंने ओबीसी के सभी आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश की है और जितने मुस्लिम समुदाय के हैं उन सभी को ओबीसी में नोटिफाई कर दिया और इस प्रकार से ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी हुई है। मोदी जी का ये कहना था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो ओबीसी के सभी आरक्षण को समाप्त कर देगी और धर्म के आधार पर वो आरक्षण दे देगी। इसी में उन्होंने घेरते हुए लालू जी की भी आलोचना की और लालू प्रसाद जी का एक बयान आया था कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाए। तो ये आरक्षण का जिन फिर से एक बार निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बताते चलें कि 2020 में जब मोहन भागवत जी ने इस पर चर्चा की थी तो उसका बड़ा नुकसान हुआ था बीजेपी को। जहाँ तक संविधान के जानकार मानते हैं और संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या है, इसकी व्यवस्था है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता है। तो लालू जी का दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं आत्मघाती सिद्ध हो सकता है और ये एक तरह से हिंदू वोटरों को पोलराइज करने में मदद कर सकता है। तो ये दूसरी। तीसरी बात उन्होंने उठाई कि जो वृद्धजन हैं, 70 साल से ऊपर हैं, तो बड़े मार्मिक तरीके से और बड़े भावुक तरीके से उन्होंने कहा कि अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो तीसरा कार्यकाल हमारा आएगा, यानी मोदी जी का आएगा, तो उसमें इन सबों के इलाज की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, कितने बड़े बड़े हाईवेज़ बने, इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की गई, तो जितने एयरपोर्ट्स वगैरह की बात की, मेडिकल कॉलेज की चर्चा की कि छपरा में मेडिकल कॉलेज बना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उठाई है और एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर ज़बरदस्त प्रहार किया। हालांकि उनको पता है कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उनका प्रहार और उनका निशाना आरजेडी पर ज़्यादा था। बहरहाल रोहिणी आचार्य चूँकि नई कैंडिडेट हैं, तो इनको इनके कोई बैक रिकॉर्ड या इनके किसी ट्रैक रिकॉर्ड की तो कोई चर्चा नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि इन्हें अपने फादर और इनके अपने भाई तेजस्वी के द्वारा जो कार्य किए गए उप मुख्यमंत्रित्व काल में नौकरी वगैरह की, उसको ये प्लैंक बना रही हैं। हाँ, एक चीज़ और यहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि जब रोहिणी आचार्य ने अपना कैंपेन शुरू किया था, इनफैक्ट कैंपेन शुरू करने से पहले, जब नॉमिनेशन से पहले, एक वीडियो इनका वायरल हुआ था जिसमें वो गाड़ी में बंद होकर के एसी गाड़ी से ही अपना हाथ हिला रही थी। तो वो वीडियो वायरल हो गया था और उस पर लोगों के कमेंट आने लगे थे कि जो बाहर नहीं निकल रही हैं तो वो लोगों से कैसे मिले। लेकिन इन्होंने बड़ी तेज़ी से अपने उस पैराडाइम को और अपने उस
एटीट्यूड को बदल दिया। ये पूरे कैंपेन के दरमियान इनकी 3 चीज़ें लोगों को बड़ी भा रही है। पहला, इनका मृदुभाषी होना। दूसरा, सर पर आंचल रखकर बूढ़े बुजुर्ग और अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों का पांव छूना और उनका हाथ पकड़ करके अपने हाथ पर आशीर्वाद स्वरूप रखना। और तीसरा कि इनकी भोली मुस्कुराहट और मासूम चेहरा, मासूम बातें लोगों को अपील कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सब लोग को पता है कि इन्होंने जो किडनी डोनेट किया था अपने पिता को, इसको लेकर के एक इमोशनल प्लैंक इनके साथ है जो अभी काम कर रहा है। बहरहाल सोनपुर का चुनाव 20 तारीख को होना है, तो आप यूँ समझें कि आज 13 तारीख को मोदी जी की सभा के कारण वहाँ फिजाएँ कितनी बदली है यह तो 20 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन लब्बो लबाब ये है कि वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी जो लगातार जीतते आ रहे हैं 14 और 19 में, और बड़े अच्छे मार्जिन से भी जीते, बड़े कंफर्टेबल विन हुई है उनकी, इस बार बहुत मुश्किल लगती है। क्योंकि हम लोगों ने 20 तारीख को जो नॉमिनेशन हुआ था, 5 तारीख को नॉमिनेशन हुआ था, 20 को चुनाव होना है, तो उसको मैंने कवर भी किया था। तो लोगों में और ख़ास करके इनके काडर में बड़ा उत्साह था, बहुत ज़बरदस्त भीड़ भी जुटी थी और सारे इंडिया गठबंधन के नेता आए थे। 13 तारीख को प्रधानमंत्री की सभा में भी लगभग सभी एनडीए के सभी नेता थे। हालांकि मुख्यमंत्री किसी कारण से वहाँ नहीं होंगे तो उनकी तस्वीर नज़र नहीं आई। इसके पहले रोड शो में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर भले साथ में थी, हालांकि मुख्यमंत्री बिल्कुल लग रहा था कि जैसे एक असिस्टेंट की तरह, एक कमज़ोर और निरीह प्राणी की तरह मोदी जी के बगल में खड़े थे, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। और जनता भी सबको, उनको खुद भी मालूम हुआ कि ये भीड़ जो है, ये रोड शो है, ये बेसिकली मोदी के लिए, उनके लिए तो है ही नहीं। बहरहाल तो सारण पर बात केंद्रित करते हुए हम आपको यही रख सकते हैं कि रोहिणी के पास 2 धारी तलवार है। पहला, उनकी अपनी डेब्यू के कारण उनकी अपनी छवि, बेटी होने का एक अपील, किडनी देने के कारण इमोशनल अपील, और उनका अपना व्यवहार जो लोगों के साथ वो रीच आउट कर रही हैं वो। दूसरा, इनके पिता यानी लालू प्रसाद जी के द्वारा उस क्षेत्र में किए गए काम, चूँकि उनकी कर्मभूमि रही है और 77 से लेकर के लालू जी का लगातार छपरा में उनका कार्य क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। ये 2 प्लस पॉइंट जाता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इनके पक्ष में वही जाता है कि आरजेडी का जो शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की कथित जो स्थिति थी और कथित रूप से जो जंगल राज और अपहरण और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिनेरियो ख़राब था वो सब लोगों को पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत बहुत ठीक नहीं था, वो सबको पता है। तो एक नेगेटिव प्लैंक जाता है। राजीव प्रताप रूडी के एज सच अपने खाते में कुछ नहीं है। उनके साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब पप्पू यादव ने, इनके द्वारा कथित रूप से बहुत सारा एम्बुलेंस छिपाया गया था, तो उसको पप्पू यादव जी ने उजागर किया था, बहुत हो हल्ला मचा किए। इन सांसद की निधि से खरीदे गए जो एम्बुलेंस है उसमें शराब की ढुलाई होती है। बहरहाल उसका मैं कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज़ आई थी। तो उनकी कोई छवि बहुत ही जुझारू नेता, आम आदमी के साथ मिलने वाला, बहुत मिल कर के काम करने वाला एज सच नहीं रहा है। और अंदर खाने से और कुछ बीजेपी के नेताओं से जब मेरी बात अनौपचारिक रूप से हुई तो उनका यह भी मानना था कि विगत 1-2 साल से वो नेतृत्व से खफा भी चल रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे कि कहीं दूसरे पार्टी से टिकट मिल जाए या क्या। बहरहाल वो हुआ नहीं और अंततोगत्वा इनको वहाँ से टिकट मिल गया, तो अब चुनावी मैदान में हैं। तो ये सोफिस्टिकेटेड नेता, जनता से थोड़े कम मिलने वाले नेता और अपने अंदाज में रहने वाले, अपने मिजाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मोदी जी का एक लास्ट में जो अपील आया है और इन्होंने ये कहा कि राजीव जी मतलब कमल होता ही है, तो कमल पर आप जब बटन दबाइएगा तो यह आपके बेटा, उन्हीं के शब्दों में, आपके बेटा यानी मोदी के खाते में ये वोट आ जाएगा। इसलिए एक इमोशनल अपील की है। तो ये पूरा जो आप देखेंगे कि जो नैरेटिव्स इस बार मोदी जी 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए सेट किया है, उसमें आरक्षण नंबर 1, दूसरा डेमोक्रेसी बचाना, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए काम, और चौथा ये विरासत वाली बात उन्होंने उठाई है कि जो विरासत टैक्स जिसको सैम पित्रोदा ने अमेरिका से कहा था, वो एक बहुत ही बूमरैंग कर गया। हालांकि कांग्रेस उसको बहुत डैमेज कंट्रोल की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मरने के बाद जो संपत्ति रहेगी उसमें अमेरिका में इस तरह का टैक्स है, स्टेट टैक्स बोलते हैं या लीगेसी टैक्स बोलते हैं,
तो वो यहाँ भी लागू हो जाए, तो उसको बड़ी खूबसूरती से मोदी जी ने भंजाने की कोशिश की है। तो बहरहाल 20 तारीख को चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर है और जीत हार का फैसला बड़ा क्लोज होगा। और अभी कोई भी राजनीतिक प्रेक्षक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सारण में स्विंग किसके तरफ है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।